तो सर मैंने तो सोचा ही नहीं किसी और दूसरे उसके प्लेटफॉर्म के बारे में। सर एडवांस सीरीज सबको लेनी चाहिए, खासकर जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। अवधेश सर इज लाइक, आता तो सब कुछ है, मुझे भी पता है तुम्हें आता है, बट वो 10 क्वेश्चन या 10 पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा जो तुम्हें भी नहीं आते होंगे। टीए टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। टेस्ट से आपकी मिस्टेक्स मिलती है, आपको इतने डेली का एक नया मौका मिलता है अपने आप को सुधारने का। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल बोधा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स जिन्होंने ली एक बहुत ही बड़ी सफलता, और वो भी नॉर्थ से जो सीआरई के एग्जाम में। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? सर बहुत अच्छा लगा है, टीएनसी के साथ जुड़कर, टीएनसी के साथ मेहनत कर कर बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही एक ऐसा एग्जाम जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, और उसके अंदर डबल डिजिट का आंकड़ा आपने हासिल किया है, बहुत ही तारीफ काबिल है। और ये आपकी मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले और बहुत सारी चीजें आपसे पूछने वाले हैं कि किस प्रकार से इतनी अच्छी रैंक आई, साथ आपने किस प्रकार से मेहनत की है। तो आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। नमस्ते, मेरा नाम रत्न है और मैं राजस्थान में रहती हूँ। और मैं टीएनसी के साथ पिछले जून जुलाई से जुड़ी हुई हूँ। ओके, आप राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से हैं वो बताएं। सर मैं राजस्थान में अलवर बहरोड से हूँ। बहरोड अलवर से हैं। तो आप आपकी जो शिक्षा है, अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन से नर्सिंग की, जो कहाँ से कंप्लीट हुई है? सर नर्सिंग एजुकेशन मेरी एम्स ऋषिकेश से कंप्लीट हुई है लास्ट ईयर। ओके, बहुत ही बढ़िया है। एम्स ऋषिकेश के स्टूडेंट्स है और लाजवाब है। पहली बार में आपने सीधा 6 लगाया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो एग्जाम था इस बार, जो आपने लेटेस्ट पास आउट किया है, ये जो आपने सीआरई का एग्जाम दिया है, इस जो पासिंग ईयर से लेके सीआरई के एग्जाम तक, इससे बीच में कोई और भी एग्जाम दिया है? जी सर, मैंने नॉर्सेट 7 दिया था, उसके बाद सीआरई दिया है डायरेक्ट। ओके, नॉर्सेट 7 के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या रहा है उसके बारे में। सर नॉर्सेट 7 में हुआ नहीं था क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे इतने अच्छे से, तो तब नहीं हुआ। तो सर उस टाइम मुझे इतना बुरा नहीं लगा था क्योंकि मेरे को मेहनत करनी पड़ती है चीजों के लिए, तभी मुझे वो चीजें मिलती है। तो मैं अक्टूबर में अपना बिना टाइम वेस्ट करे मैंने चीजें शुरू कर दी थी कि मुझे कैसे करना है, और मतलब तैयारी शुरू कर दी थी मैंने बहुत अच्छे। ओके, बहुत ही जबरदस्त। अब मैं थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि ये पेपर इस बार बहुत ही जबरदस्त पेपर था। यानी सिर्फ एंड सिर्फ अगर मैं बात करूं तो टॉपिक वाइज की तरह था। सिर्फ 2 ही टॉपिक थे। एक तो एचआईवी एड्स के बारे में, इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, और दूसरा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस सीआरई ईएसआईसी के अंदर पूछे गए थे। तो आपने जब पेपर अटेंड किया तो डर नहीं लगा था कि यार ये क्या हो रहा है? हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक पे आ रहे हैं। तो कई बार एक होता है ना कि एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं और बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, हम सोच के कुछ और जाते हैं और सामने कुछ और आ जाता है। तो डर नहीं लगा? क्या सिनेरियो रहा उस समय? सर बस मैं ये सोच के स्टार्ट किया था कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, जैसा आएगा फिर रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, बट मैं अपना बेस्ट दूंगी ज्यादा। उस टाइम जब सोचते हैं ना कि मेरा हो जाएगा नहीं होगा, उस टाइम वो फोकस्ड बहुत डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इस वजह से परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब होती है। वो मैंने नॉर्सेट 7 में एक्सपीरियंस किया था। तो इस बार मैं बिल्कुल आराम से फोकस्ड होके गई थी कि जैसा आएगा वैसा कर देंगे। और रही बात टॉपिक्स की, सर मैं टीएनसी के जब मैंने अक्टूबर में दोबारा से प्रिपरेशन शुरू की, तो सर मैं टॉपिक वाइज डेली जो आप टॉपिक्स की पीडीएफ आती थी उसको मैं डेली पढ़ती थी कि आज ये टॉपिक करना है तो इसका टेस्ट है, तो वो टॉपिक पढ़ा पहले, फिर उसका टेस्ट दिया। तो सर वो 2 ढाई महीने तो मतलब वो ऐसे चला है कि डेली टॉपिक टेस्ट होता था, डेली प्रीलिम्स का देती थी। तो सर उसके बाद में वो टॉपिक जब आए ना एग्जाम में, तो ये फील हो नहीं रहा था कि मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ चीजों को लेके कि क्या है, क्वेश्चन दूसरा क्यों नहीं आ रहा, यही चलता जा रहा है। तो वो कब अटेम्प्ट हो गया, ऐसा लगा कि ठीक है टॉपिक टेस्ट था, चलो कोई बात नहीं, ऐसे दे दिए।
ओके, बहुत ही बढ़िया बात बताई है, बहुत ही शानदार बात बताई है कि आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार ये दो ही टॉपिक से पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लगातार पिछले जब से आपने टीएनसी को ज्वाइन किया है वहां पे आप टॉपिक वाइज जब टेस्ट देते हैं तो उसमें एक ही टॉपिक को लेकर पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे बच्चा एग्जॉस्ट नहीं होता है कि उनको पता होता है कि यार एक ही टॉपिक के तो क्वेश्चन आने हैं, और उसको जब देता है तो उसकी वो एक हैबिट सी बन जाती है, और उसी का फायदा आपको सीआरई के अंदर देखने को मिला है, और बहुत ही जबरदस्त बात है, क्योंकि बच्चा जब एक ही बहुत से बच्चों ने बोला था कि यार चलो एक ही टॉपिक से आगे, एक टॉपिक से आगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि टीएनसी हमेशा से एक ही टॉपिक के बेस पे पेपर पहले से करवा रही थी, तो जो टीएनसी के साथ लगातार मेहनत कर रहा था उसका 100% बेड़ा पार हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा, और आपने पहले से आपका माइंड मेकअप था कि कुछ भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का पेपर आए, टीएनसी हमेशा उसके लिए तैयार है। अब मैं बात करता हूँ टीएनसी की जर्नी के बारे में। सबसे पहले आपको टीएनसी के बारे में कहाँ से पता लगा और कब ज्वाइन किया आपने टीएनसी? सर इंटर्नशिप टाइम में सब लोग ऐसे बोल रहे थे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, इधर उधर से सुनते थे। तो सर मेरे फ्रेंड्स जो ग्रुप सर्कल था उन्होंने बोला कि यार टेस्ट सीरीज तो ले लेते हैं, देखते हैं कैसी होती है। तो उस टाइम इतना कि फाइनल एग्जाम्स भी चल रहे थे तो इतना फोकस नहीं हो पा रहे थे, बट जब अगस्त से शुरू किया तो डेली टेस्ट आज तक दे रही हूँ सर। मतलब एक जो मैंने डेली का था कि नो हैबिट नो रूल ब्रेकर फॉर मोर देन वन डे, तो ऐसे था कि कभी गलती से नहीं होता था तो वो था, बट दूसरे दिन तो देना ही देना है, वरना फिर ऐसा लगता था कितना टाइम हो गया टेस्ट नहीं दिया है। बिल्कुल, अपनी एक आदत में शुमार कर लेता कि खाना जिस प्रकार से रोजाना चाहिए वैसे के वैसे टेस्ट सीरीज भी रोजाना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस की बहुत ही बड़ी डिमांड थी और हमेशा आप टेस्ट देते। आप कभी याद है कि आपने जब टीएनसी जब ज्वाइन किया था तो सबसे पहली रैंक कौन सी आई थी? सर कुछ 15,000 से भी अबव आई थी, 21,000 थे उस टाइम पे बच्चे शायद। तो कैसा लगा उस समय, कैसा फीलिंग आया? सर उस टाइम तो ऐसा लगा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 10,000 बच्चे हैं, सीट निकलती है सिर्फ 1200 1300। तो उस बेसिस अपने आप को कहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक लाने के लिए, तो सर मेहनत की है उसमें। ओके, सबसे अच्छी रैंक कौन सी आई है टीएनसी में? सर टीएनसी में थर्ड रैंक भी आई थी टॉपिक टेस्ट में। और ऐसे प्रीलिम्स के अंदर ऐसे आती है 500 के अंडर भी आ जाती है, मोस्टली तो आ जाती है, कभी थाउजेंड्स में चली जाती है, बहुत खराब पेपर होता है तो। बट सर मैं उसको डिमोटिवेशन नहीं करती थी क्योंकि मैं उसकी मिस्टेक बनाती थी कि आज क्या माइंड सेट रहा था, क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट कि माइंड क्या रहता है उस टाइम पे, आता तो सबको है। तो मैं अपने उस माइंड सेट को रोज, मतलब जो भी माइंड सेट होता था उसको देखती थी कि यार आज क्या गलती तूने, मिस्टेक नोटबुक बनाई, रिवाइज करना मिस्टेक्स को डेली। और सर बहुत बार ऐसा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और सेम गलती कर देते हैं। और कई बार ऐसा है कि सेम क्वेश्चन सही करते हैं, एक बार पहले सही करते हैं लेकिन दूसरी टाइम गलत कर देते हैं, इतना कंफ्यूजिंग स्टेट होता है। तो वो भी क्लियर करना पड़ता है, मिस्टेक नोटबुक इसलिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, आपने लगातार जो गलतियां, एक सबसे अच्छी बात जो आपने बोली है, सेम क्वेश्चन को ही हम गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है क्योंकि पेपर को बैलेंस भी करना पड़ता है। जब रिपीट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो पीछे वाले कई बार एग्जामों में पूछते हैं वापस हम पूछते हैं कि जो बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं उस क्वेश्चन को हम वापस से डालते हैं। फिर से बच्चे उसी क्वेश्चन के अंदर गलती कर देते हैं। इसका मतलब जो क्वेश्चन आता है वो भी बार 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 गलतियां होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ मिस्टेक बुक जो आपने बनाई है वो किस प्रकार बनाई, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बच्चे जानना चाहते हैं कि टॉपर्स ने मिस्टेक बुक को किस प्रकार से बनाया। सर मैंने मिस्टेक नोटबुक को एमएसएन का पार्ट एक अलग से डिवाइड कर लिया था। गाइनी और पीड्स को एक साथ रखा था क्योंकि वो दोनों बहुत को रिलेटेड होते हैं। और साइकाइट्री और एनएफ जो है उनको अलग अलग रखा, साथ में कम्युनिटी और जो आप मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस देते हैं या कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो फुल क्वेश्चंस होते हैं, उन सब का एक पार्ट बना रखा है कि मतलब जब जब जैसे कि मैं टॉपिक टेस्ट दे रही हूँ और आज मुझे टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने जो पिछले टॉपिक टेस्ट में गलतियां की है कार्डियो की मान लो, तो सर मैं वो कार्डियो की एक बार देख लेती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की थी, फिर मैं उन पॉइंट को नोट्स के टाइम पे थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ कि ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता और इसको याद ही करना पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत हेल्पफुल रहती है मिस्टेक नोटबुक।
बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी आपने बताई है कि जो जो सब्जेक्ट आपस में को रिलेट करते हैं उनको एक साथ रखा और लगातार आपने बुक पे फोकस किया। अब बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं टॉपर्स से कि टॉपर्स हमें इस प्रकार से बताएं कि जो ये माइनस मार्किंग है बहुत ज्यादा परेशान करती है और इस बच्चों को पीछे ले जाने का काम भी करती है। तो कैसे कंट्रोल किया जाए माइनस मार्किंग पे, किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है? सर मेरे और सेट 7 में हुआ था, बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग थी। और टीएमसी टेस्ट सीरीज देती थी तब भी बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग जाती थी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस छोड़ती ही नहीं थी। पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है कि क्या पता ठीक हो जाएगा। बट अभी सर मेरा फोकस क्या होता है कि चाहे दो दो ऑप्शन ही होते हैं सर जनरली, तो जो सबको पता होगा तो इनमें से ही तो गलतियां उसी में ही होती है, तो सर मैं छोड़ देती हूँ उसको कि रिस्क नहीं लेना इसके अंदर। अगर ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि एलिमिनेट भी नहीं हो पा रहा तो उसको छोड़ दो। नहीं छोड़ते और ऐसे तुक्का लगा देते हैं तो सर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। हम सोचते हैं उस टाइम पे कि हम सही कर रहे हैं, बट वो माइंड होता है कि नहीं वो सही नहीं होता, वो बाद में पता चलता है, तो छोड़ देना चीज को। उस समय दिल मानता नहीं है, दिल तो हमेशा ये कहता है कि पूरे ही लगा के आ जाओ। लेकिन वो एक हाँ जो सर। बिल्कुल लीव करने वाली जो स्ट्रेटजी है वो ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ज्यादा परफेक्टनेस आती है। अब मैं एक आपसे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं तो मैं आपसे वो क्वेश्चन मैं आपको सीधा फॉरवर्ड कर। बच्चे पूछते हैं कि सर हम ज्यादा फोकस किस पे करें, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें या ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें, कौन सी चीज हम ज्यादा फोकस करें? चीजें ना बैलेंस करनी पड़ती हैं, थ्योरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में सेम नहीं आते। हमारे कॉन्सेप्ट ही लगते हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है उस चीज के लिए। और तो सर मैं डेली के जैसे कि अगर मैं टॉपिक टेस्ट और प्रीलिम्स दोनों देती हूँ, मैं दिन के 200 क्वेश्चंस तो कर रही हूँ इनडायरेक्टली। तो वो चीज तो हेल्पफुल है। वो भी प्रीवियस ईयर होते हैं, पीआर के भी होते हैं, उसके अंदर टारगेट हाई के भी होते हैं, वो एक साथ ही हो जाता है फिर तो, मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हो जाता है। ओके, बाकी बहुत ही थ्योरी का अच्छी बात, सेक्शन भी होता है। बहुत ही जबरदस्त बात बोली और बहुत ही शानदार बात है कि थ्योरी जरूरी है, और थ्योरी से जितनी जरूरी है उतना के उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस की जरूरी है, यानी बैलेंस बनाना ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एक साइड पे बहुत ज्यादा चले जाते हैं और दूसरे साइड को भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि सर बस इसी से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक साथ आपको दोनों चीजें करनी पड़े तभी आप एक अच्छी रैंक को हासिल कर लेते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, टॉपर्स कितने घंटे की पढ़ाई करता था? सर पढ़ना तो पड़ता है, कम से कम 8-10 घंटे की सिटिंग तो डेली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन है आ जाएगा, कल नहीं है, सोने का मन कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, तो चीजें तो आती रहती है माइंड में। बट ऐसा है कि हमेशा तो 100% नहीं होता, बट जिस दिन 100% नहीं हो पाता तो मैं सोचती हूँ एटलीस्ट 50% करूँ, कि मैं 5-6 घंटे तो एटलीस्ट पढूं। तो वो चीज चली जाती है कि 10-12 घंटे की सिटिंग के अंदर 2-3 घंटे की एफिशिएंसी कम अपने आप कम हो जाती है। तो 8-9 घंटे तो वो चीज होती है सर, 8-9 घंटे तो पढ़ना न पड़ेगा। न चाहते हुए भी मन कहीं ना कहीं ललचा जाता है और इंस्टाग्राम की तरफ भाग ही जाता है, तो वो 2-3 घंटे हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी ना कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है। आप भले ही आप लेके बैठे हैं लेकिन कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से आपने 3 घंटे माइनस कर दिए 10 घंटे की सिटिंग में, लेकिन 6-7 घंटे की पढ़ाई आपकी 101% हो जाती है। मेरा एक सवाल है जो कि इस समय का सबसे खतरनाक सवाल है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक और ये सारे ऐसे तत्व हैं जो कि हर समय इंसान को जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है उस हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, उसी मोबाइल के साथ टीएनसी आपके साथ अटैच है और सारा चीजें उस मोबाइल के अंदर है। तो किस प्रकार से ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, किस प्रकार से दूरी बना के रखें? सर अकाउंट ही डिलीट कर दिया, तो था ही नहीं। तो कुछ था ही नहीं। और फिर इतना कंट्रोल कर लिया कि कुछ अब है ही नहीं, फोन तो बिल्कुल ऐसे बॉक्स सा है खाली। तो सर मैं फोन घर पे छोड़ के जाती हूँ जब भी मैं पढ़ने जाती हूँ, या फिर बहुत दूर रख देती हूँ कि अभी मुझे नहीं उठना फोन देखने के लिए। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए सर मेरी आंखों में जैसे कि इतना ज्यादा फोकस नहीं हो पाता फोन के अंदर, तो मैं टैब से ही टेस्ट सीरीज देती हूँ, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट ही नहीं होता। ओके, मैं बात करूंगा कि यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब
बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है, बहुत सारी क्लासेस आप यूट्यूब पे देखने को मिलती है। अगर मैं सुबह 6 बजे खोल के बैठ जाऊं तो रात को 12 बजे तक आपको न जाने कितने चैनल लाइव देखने को मिलेंगे और बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है। तो अपने आप को कैसे कंट्रोल किया कि यार ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं। बच्चे क्या है ना कि इसमें इसी चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं, इसी के अंदर भटकते रहते हैं और अपना सिलेक्शन से नहीं ले पाते। तो क्या सलाह है और आपने कैसे मेंटेन किया? सर, जब अवधेश सर ने बोला था कि टीएनसी सीरीज, जब एडवांस सीरीज पढ़ रही थी, तो सर कहते अपने टीचर पे ट्रस्ट करना सीखो। और अगर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर तुम नहीं कर पाओगे चीजें ये, क्योंकि आता सबको है, तुम्हें भी उतना ही आता है। और बट अवधेश सर की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक टीचर पे ट्रस्ट करो, अपने नोट्स पे या फिर जिस भी आप पढ़ रहे हो, जिसकी भी आप सीरीज कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, ट्रस्ट तो ब्लाइंडली करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ऐसे तो फिर आज इधर मन भागेगा उधर मन भागेगा। तो सर मैंने तो सोचा ही नहीं किसी और दूसरे उसके प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सर मैंने इसलिए ट्रस्ट किया बस एक जगह की, हाँ हो जाएगा। बहुत ही बात है। और टीएनसी पे के साथ ट्रस्ट है तो 100% रैंकर्स है और वो रैंकर्स आज सामने है। मैं आपने जैसे अवधेश सर की बात की है तो मैं अवधेश सर के बारे में जानना चाहता हूँ, एडवांस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है? सर एडवांस सीरीज सबको लेनी चाहिए, खासकर जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और एक शुरुआत जो होती है कि मतलब मुझे प्रिपरेशन यहाँ से शुरू करनी है, सर वो एडवांस की थी। और एडवांस सीरीज ऐसे नहीं थी कि मतलब डेली, मतलब जब थ्योरी पढ़ने का मन हो तो ही मैं एडवांस सीरीज। तो सर मेरा एक पैसिव लर्निंग का है कि मतलब मैं कॉलेज में थी तो मेरे दोस्त मुझे पढ़ाते थे, मैं बैठ के सुन लेती थी, फिर एग्जाम दे के आती थी। तो सर ऐसे ही था, मैं बैठ जब कुछ भी नहीं होता था ना कि अब मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा और क्वेश्चंस भी नहीं लगाए जा रहे, तब मैं एडवांस सीरीज खोल लेती थी। और एडवांस सीरीज में ये था कि आता तो तुम्हें सब कुछ है, अवधेश सर इज लाइक, आता तो सब कुछ है, मुझे भी पता है तुम्हें आता है, बट वो 10 क्वेश्चन या 10 पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा जो तुम्हें भी नहीं आते होंगे। और सर वो सच में बहुत हेल्पफुल होते थे। बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बात है। आता तो सब कुछ, 10 चीजें ऐसी बताऊंगा जो तुम्हें नहीं आती है और वही चीजें आपको सबसे अलग बनाएगी और रैंकर्स बनाएगी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम के बाद की। जब आप एग्जाम देके आए तो क्या उम्मीद थी कि यार मेरा इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, अंडर 100 में मेरा एक रैंक आएगा? सर उम्मीद तो होती है कि सिलेक्शन हो जाए बस, क्योंकि ऐसे डिमोटिवेट तो नहीं हो सकते, बट इतना नहीं सोचा था मैंने। तो सर अपना रोल नंबर 4 बार चेक किया था कि सच में मैं ही हूं ना, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं। तो इसलिए उम्मीद तो रखनी पड़ती है सर, वो भी था कि बिल्कुल, और उम्मीद से ही सभी चीजें पॉसिबल होती है और आपने वो उम्मीद बना के रख 100%। जब आप टीएनसी के साथ एडवांस सीरीज के साथ अब आगे चलते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती ही मिलती है और टीएनसी के साथ हमेशा रैंकर्स ही बनते हैं। तो आपने इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें बताई। लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत सारे बच्चे आपसे जानना चाहते हैं, आप सबके रोल मॉडल हैं, आपको अपने जूनियर भी देख रहे हैं एम्स ऋषिकेश से, और वो सारे बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो टॉपर्स बन गए, लेकिन हमें भी ऐसी कोई सलाह दीजिए, हमें भी कोई ऐसा रामबाण दे दीजिए जिससे हम भी आने वाले एग्जाम में टॉपर्स बन सके। सर सबसे पहले तो होता है माइंड मेकअप। कोई बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपने दिमाग में प्रोसेस कर लिया ना, तो वो चीज आधी तो वहीं हो गई, बाकी आपको एक्शन लेना है। दूसरा आपको ये है कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लर्न टू इट, बिकॉज इसके बिना, सबर के बिना कभी कुछ नहीं मिलता। और जिस चीज के लिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है और आपकी हर पोटेंशियल चेक की जाएगी कि आप उसके लायक हो या नहीं हो, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। दूसरा सर, डेली की डेली सर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। खुद को बोलना चाहिए कि आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम कंसिस्टेंट, तो वो अपने आप ही माइंड सबकॉन्शियस उसको रिसीव करने लग जाता है कि करना है, उठ के करना है, करना ही पड़ेगा। तो ये चीज बहुत अच्छा है। टीएई टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, टेस्ट से आपकी मिस्टेक्स मिलती है, आपको इतने डेली का एक नया मौका मिलता है अपने आप को सुधारने का। वो टेस्ट के अंदर फिर हम रिग्रेट करेंगे कि मुझे ये मौका मिला, वो आप उसी टाइम पे फील होता है कि मैं आज इतना मौका है तो मैं उसको नया कैसे कर सकता हूँ, नई चीजें क्या अपने स्ट्रेटेजी में ऐड करूं कि मैं और अच्छा कर पाऊं। और सर बहुत एडवांस ही जब, सीरीज सबको देखनी चाहिए, मैं तो पर्स बहुत बोलूंगी बहुत एडवांस सीरीज देखना चाहिए।
बिल्कुल, टीएनसी क्लास सीरीज के साथ टीएनसी की टेस्ट सीरीज को आपने सभी बच्चों को रिकमेंडेड किया और बहुत ही जबरदस्त बात उससे पहले बताइए कि भैया कंसिस्टेंसी हमेशा बना के रखनी है, पेशेंस रखना है और हार्ड वर्क कंटिन्यूसली रखना है, तो रैंकर्स बनेंगे ही बनेंगे। और उससे भी अच्छी बात आपने बताई है, माइंड सेट का खेल होता है। आपका माइंड सेट, अगर आपका माइंड बोलता है कि अब टीएनसी के साथ चलना है और आने वाले समय में 100% रैंकर्स बनेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 101% आप रैंकर्स बनेंगे ही बनेंगे। बहुत ही शानदार आपने सजेशंस दिया है और बहुत ही जबरदस्त बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस इंटरव्यू सेशन अटेंड किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ जिस कॉलेज से पढ़े उनके सारे के सारे गुरु, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।